नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 7 मई 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्लास सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक रहने वाली है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हम किन किन विषयों को संबोधित करेंगे। पहला विषय होगा आयरलैंड की समस्या और भारत के लिए सबक। दूसरा होगा स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढांचा। तीसरा विषय होगा वैक्सीन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के विषय। जर्मनी ने यहां पर कुछ बातें कही हैं, तो उन बातों को भी देखेंगे। और सबसे अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की बात करेंगे और इन प्रश्नों को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। क्लास का पूरा लाभ उठाने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आरंभ करते हैं पहले विषय से, आयरलैंड की समस्या से। स्टूडेंट्स, इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में जोड़ सकते हैं। समाचार है, इन आयरलैंड्स कॉम्प्लेक्स ट्रबल्स लेसन्स फॉर इंडिया, अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी मस्ट कमिट टू एड्रेसिंग कम्युनल इश्यूज विद विजिलेंस, टॉलरेंस एंड कॉम्प्रोमाइज। आइए शुरू करते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, उत्तरी आयरलैंड के क्षेत्र में अप्रैल के महीने में कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक झड़पें हुई। कई देशों की मीडिया का इसकी तरफ ध्यान भी गया, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो इस पर विशेष चर्चा नहीं देखी गई है। लेखक यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि आयरलैंड की जो जटिल समस्या है उसके अंदर में भारत के लिए भी कुछ सबक जुड़े हुए हैं जो हमें समझने चाहिए। आप यहां पर जरा मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये पूरा आयरलैंड का क्षेत्र है और इसके अंदर में ये वाला क्षेत्र है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और ये वाला क्षेत्र है नॉर्दर्न आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अब यहां पर सबसे पहले मैं कुछ शब्द आपके लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि आगे पढ़ते हुए आपको कोई डाउट ना रहे दिमाग में। जरा देखते हैं। आपके सामने यहां पर कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ये शब्द बड़ा कंफ्यूज करते हैं और इन शब्दों की जो परिभाषाएं हैं वो मैंने ब्रिटेनिका से ली हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये इंसाइक्लोपीडिया है और ब्रिटेन से संबंधित है, तो निश्चित रूप से इनकी जानकारी ज्यादा रिलेवेंट होगी। अब यहां पर जरा आप समझिए कि ग्रेट ब्रिटेन जो शब्द है ये भौगोलिक भी है और राजनीतिक भी है। भौगोलिक कैसे है, जरा आप इन सर्कल्स को ध्यान से देखिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। सबसे पहले आप यहां देख रहे होंगे ब्रिटिश द्वीप, ब्रिटिश आइजल्स। अब इसमें दो क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र है आयरलैंड का और एक क्षेत्र है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है। अब इसके बाद में आप देखेंगे आयरलैंड में आपको दो हिस्से दिख रहे हैं। यहां पर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और नदर्न आयरलैंड है या उत्तरी आयरलैंड है। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर में जब आप देख रहे हैं तो इसके अंदर में उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा भी शामिल है। इसके साथ साथ में इसके अंदर में ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा भी शामिल है। अब जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके अंदर में स्कॉटलैंड का क्षेत्र है, इंग्लैंड का क्षेत्र है, वेल्स का क्षेत्र है। आप इस सर्कल को देख पा रहे होंगे, तो इसी सर्कल से सारी चीजें स्पष्ट हो जा रही होंगी आपको कि ये ग्रेट ब्रिटेन का सर्कल है और ये जो लाल वाला सर्कल है ये यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है तो आप क्या बता दोगे? मुख्य रूप से स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स वाला क्षेत्र। अगर कोई कह दे कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं तो आप तुरंत बता देंगे ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र यहां पर शामिल है। और अगर यूरोप के अंदर में बात की जाए, ब्रिटिश द्वीप समूह की, ब्रिटिश द्वीपों की बात की जाए तो वहां पर आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की बात कर देंगे। अच्छा, ये तो बातें मैंने स्पष्ट कर दी। अब इस शब्द पर दोबारा से आ जाओ।
अब चूंकि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स का एरिया शामिल है, तो इस लिहाज से यह ज्योग्राफिकल टर्म को इंडिकेट कर देता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रेट ब्रिटेन है ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा भी है, तो ऐसे में ये पॉलिटिकल टर्म को भी रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स दोनों में आ गया। इसके बाद अगला शब्द है यूनाइटेड किंगडम। इसके बारे में आप ध्यान रखें, यह शुद्ध रूप से पॉलिटिकल टर्म है, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम। मैं फिर से बोल देता हूं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में कौन कौन शामिल होगा? उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र और ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र। और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत इत्मीनान से आप लोगों को ये सारे टर्म कई बार रिपीट करके समझा दिए हैं। यहां से चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। कम से कम ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का अंतर तो आपको मालूम चल गया होगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। आप जरा इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे हम इन शब्दों का इस्तेमाल खूब करने वाले हैं। अब यहां पर जो विषय शुरू होता है वो ऐसे है कि एक कार्यशील लोकतंत्र, और अगर उसके सामने सांप्रदायिक मुद्दे आते हैं धर्म के आधार पर, जो कि एक बहुत संवेदनशील विषय हो जाता है, तो आखिर इसको किस प्रकार से संबोधित किया जाए, समाधान कैसे निकाले जाए? लेखक कहते हैं कि इसमें सतर्कता, सहिष्णुता और समझौता, इस 3 प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 23 वर्ष पहले यहां पर एक समझौता हुआ था शांति को लेकर के, जिसकी वजह से उत्तरी आयरलैंड में एक हद तक शांति स्थापित हो गई थी। पिछले 4-5 वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि यह फिर से अशांत हो गया है क्षेत्र। जरा इसके इतिहास पर ध्यान देते हैं तो वहां से सारी पृष्ठभूमि आपको स्पष्ट हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, भौगोलिक रूप से जो उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र है यह आयरलैंड का हिस्सा है, और राजनीतिक रूप से यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अभी इसी लाइन को मैं आपको डायग्राम से समझा करके आ रहा हूं। जरा यहां देख लीजिए, यह है ना आयरलैंड का क्षेत्र, और यहां आप देख रहे हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और नदर्न आयरलैंड है। तो भौगोलिक रूप से तो ये यहां पर आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक रूप से तो आप देख रहे हैं कि लाल घेरे के अंदर में आ रहा है, और ये लाल घेरा है यूनाइटेड किंगडम का। कई शताब्दियों तक जो पूरा आयरलैंड का क्षेत्र था वो ब्रिटेन के कब्जे में था। लगभग 100 साल पहले यहां पर विद्रोह हुए, और इसके बाद 1920-21 में आयरलैंड का बंटवारा हुआ। अब ध्यान रखिएगा, आयरलैंड का हमारी आजादी के संघर्ष के साथ भी संबंध रहा है। एनी बेसेंट को जरा याद कीजिएगा, एनी बेसेंट आयरलैंड की ही रहने वाली थी, और भारत के अंदर में जो होम रूल लीग का विचार था वो विचार रखने वाली कौन थी? एनी बेसेंट ही थी। ध्यान रखिएगा इस विषय को आप लोग। ये अलग बात है कि बाद में जब होम रूल लीग की स्थापना हुई तो तिलक जी ने भी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट की विचारधारा के आधार पर, और एनी बेसेंट तो अपनी होम रूल लीग को चला ही रही थी। और होम रूल लीग का विचार क्या था? थोड़ा सा उसका बात आ गया है तो यहां उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। होम रूल, इसका शब्द को पकड़िए आप। मतलब यहां पर यह था कि आयरलैंड के लोग ब्रिटेन से यह कह रहे थे कि साहब एक काम कर दीजिए कि इंटरनल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम लोगों को दे दीजिए, और भले एक्सटर्नल लेवल पर जो पूरा प्रशासन है वो आप चलाते रहिए, जैसे कि विदेश नीति हो गई, संचार हो गया, सुरक्षा हो गया, वो ब्रिटेन के हाथों में रहेगा। तो एक तरीके से क्या हुआ कि आयरलैंड पर कब्जा ब्रिटेन का रहेगा, लेकिन इंटरनल लेवल पर जो आयरलैंड के लोग हैं वो अपने देश का शासन चलाते रहेंगे। तो ये एक स्टोरी हमारे सामने उभर के आती है होम रूल लीग की। तो ये विचार वहां पैदा हुआ, एनी बेसेंट इसको भारत में लेकर के आई, भारत के अंदर भी होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर जुड़ जाती हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि आयरलैंड के अंदर में जो आजादी को चाहने वाले लोग होंगे, जो विद्रोही समूहों के लोग होंगे यहाँ पर कई सारे, इन्हीं में से कुछ लोगों के द्वारा माउंटबेटन की हत्या की गई थी बाद में। जी हाँ, माउंटबेटन जो भारत के वायसराय रहे थे जब भारत को आजादी मिली थी और भारत का बंटवारा हुआ था, और बाद में माउंटबेटन की हत्या आयरिश क्रांतिकारियों के द्वारा ही की गई थी। तो ये कुछ कनेक्शन था भारत के साथ में, कुछ मैंने उसकी बातें कर दी।
अब हुआ यह कि 1920-21 में आयरलैंड का बंटवारा हो गया। यहां पर शुरुआती दौर में हम बात करें तो उत्तरी आयरलैंड का जो क्षेत्र रहा, जो कि यूनाइटेड किंगडम के पास रहा, यहां पर कैथोलिक जो लोग थे वो अल्पसंख्यक रहे, प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं वो बहुसंख्यक रहे। हालांकि अभी थोड़ा माहौल बदल गया है यहां पर। अब यहां पर दो शब्द आ गए हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कई सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को लेकर के। तो बड़ा सिंपल भाषा में समझिए, ईसाई धर्म के अंदर में मध्यकालीन व्यवस्था में जब कई सारी रूढ़िवादी प्रथाएं आ गई, तो धर्म के अंदर में ही कुछ लोगों ने कहा कि अब धर्म में सुधार की आवश्यकता है। जो सुधार के लिए आगे बढ़े, उन्होंने धर्म से ही, ईसाई धर्म से जुड़ी हुई कई अन्य छोटी छोटी विचारधाराएं विकसित कर ली। हालांकि उनमें से कई विचारधाराएं बहुत बड़ी भी हुई बाद में। तो ये लोग कहलाए प्रोटेस्टेंट, विरोध करने वाले रूढ़िवादी प्रथाओं का। कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि हम एक अलग विचारधारा की तरफ नहीं जाएंगे, हम धर्म के अंदरूनी स्तर पर ही सुधार करेंगे और जो मूलभूत विचार हैं उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो वो कैथोलिक कहलाए। तो अब इस तरीके से यहां पर हो गया कि ईसाई धर्म के अंदर में ही दोनों विचारधाराएं हैं, बस एक पुरानी विचारधारा के साथ में रहते हैं और एक नई विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने में यकीन करते हैं। लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं रही जितनी कि मैंने आपको यहाँ समझा दी हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर समझाने का जो दायरा है वो सीमित है। हम करंट अफेयर्स के साथ में जोड़ के चीजों को डील कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में अगर आप इसको जोड़ करके देखेंगे जीएस पेपर 1 के अंदर में, तो वहां पर रिफॉर्मेशन का पूरा एक फेज हमको दिखाई पड़ता है और किस प्रकार से यहां पर एक धार्मिक संघर्ष का इतिहास दिखाई पड़ता है। वो सारी चीजें यहां पर जुड़ी हुई हैं और गाहे बगाहे ये जो कड़वाहट है ये कभी कभी अभी भी सामने आ जाती है। तो ये एक संक्षिप्त परिचय जो आप लोगों के लिए आवश्यक था वो मैंने आपको यहाँ दे दिया। अब अगले विषय की तरफ यहाँ पर चलते हैं। 1960 आते आते स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैथोलिक नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ। जो यूनाइटेड किंगडम की सरकार थी उन्होंने 1969 के अराउंड यहाँ पर सेना लगा दी। बहुत भयानक कत्लेआम और दमन का चक्र चलाया गया सेना के द्वारा, सरकार के द्वारा। इसी समय यहाँ पर आयरिश रिपब्लिकन विद्रोही समूह बहुत मजबूत होता गया और ये लोग ये कह रहे थे कि जो उत्तरी आयरलैंड है उसे दक्षिणी आयरलैंड के साथ मिला दिया जाए। दक्षिणी आयरलैंड का मतलब क्या हो गया? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो एक स्वतंत्र देश है वर्तमान स्थिति के अनुसार। अब 1998 में यहां पर उत्तरी आयरलैंड के लोग, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब ने मिल करके एक समझौता किया, जिसे गुड फ्राइडे समझौता कहा जाता है, और इसके माध्यम से यहां पर एक स्तर तक शांति स्थापित हुई। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इन लोगों की साझा सरकार की स्थापना करवा दी गई। इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर में ब्रेग्जिट का जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वो एक लिटमस टेस्ट के रूप में सामने आया, तनाव टेस्ट के रूप में सामने आया। ब्रेग्जिट आप लोग समझ रहे होंगे, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, तो ब्रेग्जिट। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से जब अलग होने की प्रक्रिया को उसने बोला और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, तो इसी को दुनिया में नाम दिया गया ब्रेग्जिट, कि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है। उत्तरी आयरलैंड के लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है ब्रेग्जिट, यही वर्तमान जो झगड़े उभर के सामने आए हैं उसकी मूल समस्या है। दरअसल उत्तरी आयरलैंड के अंदर में अभी भी एक ऐसा समूह है, खासतौर पर प्रोटेस्टेंट लोगों का, जो ब्रिटेन के साथ जुड़ा हुआ है, और कैथोलिक समुदाय से जुड़ा हुआ एक बड़ा वर्ग है वहां पर, जो अभी भी ये चाहता है कि दक्षिणी आयरलैंड या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ में उनको मिला दिया जाए। तो अब यहां पर जो ब्रिटेन के समर्थक हैं वो सशंकित हैं। उत्तरी आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच एक खुली सीमा है जहां पर लोगों का आवागमन होता है, सामानों की आवाजाही होती है। लेकिन जब ब्रेग्जिट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो अब यहां पर जो उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र है और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का क्षेत्र है, इनके बीच की जो सीमा है उसका क्या होगा, तो उसके बारे में ब्रिटेन, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, और यूरोपियन यूनियन ने कुछ चर्चाएं की हैं। इन दोनों ने क्या तय किया है कि उत्तरी आयरलैंड
और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का क्षेत्र है वहां पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। मतलब कि जैसे अभी आवागमन चल रहा है वो चलता रहेगा। इस पर आप एक पेंच को समझिए। पेंच ये है स्टूडेंट्स कि उत्तरी आयरलैंड के अंदर में जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो बड़ी संवेदनशील है। खास तौर पर अगर हम बात करें आर्थिक स्थितियों की, तो आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है उत्तरी आयरलैंड के अंदर में, और वर्तमान महामारी ने यहाँ पर समस्या को और गंभीर बना दिया है। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश संघवादी हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो ब्रिटेन के साथ जुड़ाव रखते हैं और रहते कहां पर हैं, उत्तरी आयरलैंड के अंदर में, उनको ये चिंता है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा और ये सीमा खुली रही तो निश्चित रूप से उत्तरी आयरलैंड के जो लोग हैं उनका जुड़ाव रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ में ज्यादा हो जाएगा, और फिर यहां पर जो ब्रिटेन की स्थिति है वो कमजोर होती जाएगी। इस तरीके से उत्तरी आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दोनों एक होने की तरफ जा सकते हैं, या इस बात की जो डिमांड है वो और तेजी के साथ में उठाई जा सकती है। कोविड-19 महामारी के कारण व्यापारिक स्थितियां खराब हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया कि जब सीमा खुली होगी दोनों क्षेत्रों के बीच में, उत्तरी आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स उत्तरी आयरलैंड के लोगों का झुकाव रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की तरफ ज्यादा हो जाएगा। 1998 के बाद यहां पर एक बात और देखी गई है कि जो ब्रिटिश संघवादी हैं उनकी संख्या में काफी गिरावट आई है। अभी तक तो यहां पर जो आधिकारिक भाषा की बात है स्टूडेंट वो तो इंग्लिश है, लेकिन अब निश्चित रूप से अगर आयरलैंड के कल्चर के समर्थक यहां पर बढ़ेंगे तो फिर निकट भविष्य में यह बात भी आगे आ सकती है कि आयरिश भाषा अधिनियम को लाया जाए। ब्रिटिश संघवादियों को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये यूनाइटेड किंगडम के ताबूत में आखिरी कील साबित हो जाए, क्योंकि अगर उत्तरी आयरलैंड हाथ से गया तो यूनाइटेड किंगडम का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर में उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र शामिल है, तो अगर उत्तरी आयरलैंड हाथ से निकला तो क्या बचेगा, केवल ग्रेट ब्रिटेन ही बचेगा। फिर यूनाइटेड किंगडम कहने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। लेखक कहते हैं कि ये जो आयरलैंड की समस्या है ये भारत के लिए एक सबक है। यहाँ पर जो हालिया हिंसा हुई है ये इस बात को दिखाता है किसी भी लोकतांत्रिक देश को जहां पर बहुलतावादी संस्कृति है, सभ्यता है, अनेक भाषाओं को, धार्मिक विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो वहां पर नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जिम्मेदारी ले, और जो पूर्वाग्रह का मतलब समझते होंगे आप लोग, जो विचार पहले से मौजूद होते हैं कि मतलब सच नहीं पता है लेकिन कुछ दिमाग में चीजें हैं, परसेप्शन है, कुछ बायसनेस है, और उसी के आधार पर निर्णय करते हुए चले जा रहे हैं जो कि सच्चाई से बहुत दूर है, तो इन चीजों को पूर्वाग्रह हम लोग कह देते हैं। तो पूर्वाग्रहों को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, देश के नेतृत्व की हो जाती है। लेखक यहां आगे कहते हैं कि भारत में जो भी सत्तारूढ़ दल आते हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि अलग अलग समुदायों के बीच धार्मिक तनाव पैदा करने के बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। दुनिया के अलग अलग देश इस बात का गवाह भी हैं। जब यहाँ पर अलग अलग समुदायों के बीच तनाव पैदा होते हैं तो समाज का हर वर्ग, सभी स्थापित राजनीतिक और राष्ट्रीय प्रतिष्ठान सब गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं, और निश्चित रूप से यह एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी नुकसान पहुंचाता है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 6 से GS3 इकोनॉमी के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। अ लेंडिंग हैंड, द RBI has signaled it is aware of the burden on health care providers during this period। दरअसल स्टूडेंट्स, जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कुछ दिनों पहले अचानक से मीडिया को संबोधित किया और वर्तमान महामारी के संदर्भ में कुछ बातें सामने रखी। आइए देखते हैं इनको। RBI के गवर्नर ने अपने संबोधन में यह कहा कि अभी हमें कुछ समय तक लग रहा था कि हम आर्थिक सुधारों की सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में जो भयावह हालात हम देख रहे हैं, स्थिति अब पलट गई है।
कई सारे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इनकी वजह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बाधित हो रही हैं। इसके अलावा श्रमिक वर्ग जो है वो पलायन कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ। इसकी वजह से भी श्रम की समस्या देखने को मिलेगी, तो सप्लाई चेन के ऊपर भी नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। पूरा देश दूसरी लहर से परेशान है और आरबीआई यहां पर इस विचार के साथ सामने आया कि वो जीविका और जीवन दोनों को बचाने के लिए प्रयास करने को तैयार है। श्री दास ने यहां पर यह विषय उठाया कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो बुनियादी ढांचा है और जो सेवाएं हैं उनके लिए ऋण की उपलब्धता को हम बढ़ावा देंगे। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम दूसरी लहर में एक खास बात को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है जिन्हें दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हम डॉक्टरों और नर्सों की कमी से भी जूझ रहे हैं, हम वैक्सीन की कमी से भी जूझ रहे हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमें यह नहीं पता था कि कौन सी दवा देनी है, कौन सी दवा प्रभावी है, कौन सा तरीका प्रभावी है। वैक्सीन नहीं थी हमारे पास। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो ढांचा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो सेवा के क्षेत्र में, जो चीजों की हमें जरूरत है, हमको पता है कि हमें ये चीज चाहिए, लेकिन वो दवा हमें मिल ही नहीं रही है और इसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। तो अब यहां पर आप चीजों को जोड़िए जरा, ये कमी किस चीज की है? वास्तव में बुनियादी ढांचा और सेवाओं का अभाव है। अगर ये चीजें उपलब्ध हो जाती तो हम निश्चित रूप से दूसरी लहर का प्रभावी तरीके से सामना कर पाते। और अब यहां पर एक विषय और उभर करके सामने आ रहा है लगातार कि तीसरी लहर भी पक्का आएगी, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। हम उससे कैसे निपटेंगे? मतलब उसके लिए हमें तैयारी अभी से करनी होगी अगर हम एक्सपर्ट्स की बात को मानते हुए चलें। आरबीआई ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि हम 50,000 करोड़ की तरलता की सुविधा का इंतजाम करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास के लिए। यह सुविधा 3 साल तक के लिए उपलब्ध रहेगी और यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक चलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह धनराशि ऑन टैप विंडो के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। अब यह शब्द क्या कहता है ऑन टैप विंडो? कई बार फाइनेंस के टर्म में आपके सामने आता होगा ये। तो ऑन टैप विंडो का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि हमेशा मांग पर इसे प्राप्त किया जा सकता है, कि उस समय सीमा के अंदर में जब भी जरूरत होगी तो आप इस धनराशि को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर में किन किन लोगों को वरीयता दी जाएगी स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर में? इस योजना के तहत जो बैंक हैं वो वैक्सीन निर्माताओं, आयातकों, प्राथमिकता वाले चिकित्सा उपकरणों, अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के आपूर्तिकर्ताओं को उधार दे सकते हैं मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त इन ऋणों को पुनर्भुगतान या परिपक्वता जो भी पहले हो तक प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्राथमिकता क्षेत्र के अंदर में इसको शामिल करने से क्या लाभ होंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया और इन्हें ऋण देने में वरीयता मिलेगी। समय समय पर आरबीआई, भारत सरकार ऐसे क्षेत्रों की पहचान करते रहते हैं कि जहां पर जो बैंक हैं उन्हें ऋण वरीयता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर देने हैं। आप लोग इस संबंध में एक शब्द सुनते होंगे, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, कि प्राथमिकता क्षेत्र में उधार निश्चित रूप से देना ही देना है। इसमें सरकार ने कई सारे मानक भी तय कर रखे हैं कि बैंक जो है वो जितना भी उधार देंगे उसका एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत जिन क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है उन्हें देना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र को इससे काफी मदद प्राप्त होगी। बैंक इन ऋणों को सीधे उधारकर्ताओं को दे सकते हैं या बिचौलियों के माध्यम से भी वितरित कर सकते हैं। तो जरा इस टर्म पर आप लोग ध्यान रखिएगा।
इसके अतिरिक्त बैंकों को इस योजना के तहत एक कोविड ऋण पुस्तिका, कोविड लोन बुक बनाने की बात भी कही गई है। असंगठित क्षेत्र की जो इकाइयां हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, वहां पर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनके लिए आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए के 3 वर्षों तक चलने वाले दीर्घकालिक रेपो परिचालन की घोषणा की है, ताकि इनको भी आसानी से ऋण मिलता रहे और जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी थोड़ा सहायता मिलती रहे, उनके ऊपर आजीविका का संकट ज्यादा ना आने पाए। अब ये जो सुविधा है ये 31 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि वो जो स्थितियां हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं और संसाधनों का अलॉटमेंट ठीक तरीके से होता रहे, उस पर भी वो लोग ध्यान दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 1 और 8 से संबंधित है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। समाचार है, यूरोपियन यूनियन टू डिस्कस यूएस वैक्सीन पेटेंट प्लान एट फ्राइडे समिट। आइए जरा इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। काफी समय से इस पर चर्चा चल रही है, तो जरा पिछले घटनाक्रम पर भी निगाह डाल लेते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, 2 अक्टूबर 2020 को भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO के अंदर में एक संयुक्त याचिका दी थी। याचिका इस संदर्भ में थी कि ये जो कोविड-19 महामारी से निपटने का वैक्सीन है, इस वैक्सीन के निर्माण के संदर्भ में जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, इसके लिए जो समझौता है 1995 का, जिसे हम लोग शॉर्ट में ट्रिप्स कह देते हैं, इसको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाए। क्यों निलंबित कर दिया जाए? ताकि कई सारे संस्थाओं को वैक्सीन निर्माण के प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। अब जब कई सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां, संस्थाएं वो वैक्सीन के निर्माण में शामिल होंगी, तो निश्चित रूप से जो वैक्सीन की कमी है इससे हम निपट पाएंगे। सस्ते दामों पर वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपलब्ध हो पाएंगे और भारत और दक्षिण अफ्रीका की इस पहल को 100 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के द्वारा इसका विरोध किया गया। हालांकि अभी कुछ समय पहले से यूनाइटेड स्टेट्स भी इनके समर्थन में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर उर्सुला वॉन यहां की अध्यक्षा, इसके अलावा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो इसके विरोध में है। आइए जरा देखते हैं। यूरोपीय संघ आयोग के जो अध्यक्षा हैं उर्सुला वॉन, उन्होंने कहा कि 27 देशों का जो ये ब्लॉक है पूरा, ये अमेरिकी प्रस्ताव के बारे में बात करने को सहमत है। जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल, उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि इससे जो है अगर छूट दिया पेटेंट में तो टीकों के उत्पादन में गंभीर जटिलताएं पैदा होंगी। अब किस प्रकार की जटिलताएं पैदा होंगी ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। स्टूडेंट्स, पेटेंट क्या होता है जिसके ऊपर इतना चर्चा हो रही है? दरअसल किसी खोज के लिए खोजकर्ता को दिया जाने वाला जो अनन्य अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट है, उसे पेटेंट कहते हैं। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि 20 वर्षों के लिए मानी जाती है और ये बात कही जाती है कि ये जो आविष्कार है पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक ना हुआ हो, आविष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद को इंगित, मतलब उससे जुड़ा हुआ ना हो। ये सभी मानदंड हैं पेटेंट करवाने के लिए। अब एक बार जब पेटेंट की अवधि समाप्त होती है तो फिर ऐसे में कई सारे अन्य संस्थाएं उस दवा को, उस उत्पाद को, उस आविष्कार को जो है मार्केट के लिए बना सकती हैं, कुछ एक प्रतिबंधों के तहत। अगर हम भारत की बात करें तो 1959 में भारत में न्यायमूर्ति एन राजगोपाला अयंगर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उसने यह कहा था कि ये जो पेटेंट के नियम है ये काफी अनैतिक है मानवता के संदर्भ में, कि अगर एक वैज्ञानिक, कोई व्यक्ति कोई खोज करता है तो उसका लाभ पूरे समाज को मिलना चाहिए, उस पर यह प्रतिबंध क्यों, खासतौर पर दवाओं के संदर्भ में, जीवन रक्षक उपकरणों के संदर्भ में। इस संदर्भ में इसे अनैतिक कहा गया। 1970 में पेटेंट अधिनियम आया भारत में और कुछ जायज प्रतिबंधों को छोड़कर बाकी सब प्रतिबंध समाप्त करने की बात कही गई। इसी के साथ धीरे धीरे भारत जेनेरिक दवाएं मतलब ऐसी दवाएं जो पेटेंट मुक्त हैं,
इसका एक बहुत बड़ा बाजार बना। अब इससे लाभ क्या हुए? ऐसे लोग जो ब्रांडेड दवाएं अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको उसी सॉल्ट में जेनेरिक दवाएं मिलनी शुरू हो गई। तो ऐसे में एक बहुत बड़े तबके के जीवन की रक्षा हुई। कई सारे जो गरीब देश हैं, उनको जेनेरिक दवाओं की सप्लाई भारत ने शुरू की और धीरे धीरे भारत दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाने लगा जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के संदर्भ में। इसके बाद 1995 में ट्रिप्स का समझौता आया, जिसकी हमने अभी बात की है। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और यहां से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होनी आरंभ हो गई इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर के। अब यहां पर जो लोग पेटेंट का समर्थन करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने खोज की है, मेहनत की है, समय लगाया है, धन लगाया है, तो उस व्यक्ति को प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए। और वो प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? पेटेंट के माध्यम से। दूसरा वर्ग यहां पर स्टूडेंट्स ये कहता है कि खोजों को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट का ही इस्तेमाल क्यों? कुछ वैकल्पिक तरीके भी तो हम खोज सकते हैं और उनके माध्यम से भी हम खोजों को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे में होता यह है कि 20 सालों के लिए मान लीजिए वो बहुत ही उपयोगी औषधि है या जीवन रक्षक उपकरण है, लेकिन अब वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा, जिनके पास धन नहीं है, संसाधन नहीं है उसका उपयोग करने के। इसके लिए विशेषज्ञ कहते हैं कि एक पुरस्कार कोष की स्थापना की जाए और ऐसे लोग जो ऐसी बहुत उपयोगी खोजें करते हैं, उनको इससे पुरस्कार दिए जाएं, इससे उनको फंडिंग की जाए। इससे खोजों को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों का जो खोज करता है उनका मोराल भी हाई रहेगा। इसके अलावा वैक्सीनों का अधिक कुशल और समतापूर्ण बंटवारा सुनिश्चित किया जाए। आज मानवता पर संकट है और अगर कोई देश इसमें भी लाभ के बारे में सोच रहा है, तो निश्चित रूप से ये हमें एक स्थायी विश्व की तरफ तो लेकर के नहीं जाएगा। फिर ऐसे कई सारे जो वंचित क्षेत्र होंगे, वहां पर अलगाववादी समूहों का विकास हो सकता है, वहां पर दुनिया के अन्य देशों से नफरत करने वाले समूहों का विकास हो सकता है। आतंकवाद की जो प्रक्रिया है वो और आगे बढ़ सकती है। कई सारे लोग इन लोगों का ब्रेन वॉश करके आतंकवादी घटनाओं में शामिल करवा सकते हैं और अल्टीमेटली होगा क्या कि इसका भी जो भयंकर परिणाम होगा वो आम नागरिकों को ही उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमें एक ऐसा ग्रह बनाने की तरफ आगे बढ़ना होगा जहां पर संसाधनों का, दवाओं का, इस वैक्सीन का समतापूर्ण बंटवारा हो, सबकी जरूरतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में निश्चित रूप से एकाधिकारों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब वक्त हो चुका है मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करने का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तरी आयरलैंड की सांप्रदायिक झड़पों में भारत के लिए क्या संदेश छिपे हैं? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। भूमिका की बात करेंगे तो सबसे पहले उत्तरी आयरलैंड का परिचय आप देंगे, फिर उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन के इतिहास का परिचय देंगे। अब जरा आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ मानचित्र बना करके चीजें समझा देंगे, उत्तरी आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, इन चीजों को डायग्राम से हल्का बता देंगे, तो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर में कि स्टूडेंट को चीजें पता है। यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड में सांप्रदायिक झड़पों के कारण क्या हैं उनको बताएंगे आप लोग। 1998 का जो गुड फ्राइडे समझौता रहा उसको विशेष रूप से यहाँ पर आप बताएंगे कि कैसे उसके माध्यम से समस्याओं को कम करने का प्रयास किया गया था। फिर आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को बताएंगे, भारत के लिए निहित संदेश यहाँ पर क्या है, और आयरलैंड के साथ जो हमारा जुड़ाव रहा है स्वाधीनता संग्राम के अंदर में, अगर एक दो लाइन में उसका भी जिक्र आप कर देंगे तो ये और प्रभावी उत्तर आपका हो जाएगा। निष्कर्ष में आप लोग लोकतांत्रिक देशों के समक्ष बहुलतावाद, मैंने अभी बताया था आपको, जहां पर बहुभाषा भाषी लोग हों, धार्मिक विचारधाराओं को मानने वाले लोग हों, तो बहुलतावाद को बचाने में निश्चित रूप से चुनौतियां तो होती हैं, लेकिन समाधान भी होते हैं सहिष्णुता के रूप में, समझौतों के रूप में, तो उनको लागू किए जाने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आरबीआई के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए।
150 शब्द 10 अंक। इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की जरूरत को भूमिका में लिखेंगे आप। कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सेवाओं का जो अभाव है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। स्वास्थ्य क्षेत्र में ऋण की जो आवश्यकता है, निवेश की जो आवश्यकता है, उसको यहां बताएंगे। इसके बाद आरबीआई जो प्रयास कर रहा है उसको आप लोग यहां बता देंगे। और इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंसेस जो होती हैं, लाल फीताशाही जो होती है, उसे कम करने की आवश्यकता है, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों तक इसके लाभ पहुंचाए जा सके। इसके अलावा जल्दी लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया में कहीं गलत लोग इसका फायदा ना उठा लें, तो उसके लिए सटीक निगरानी प्रणाली भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, वन लाइनर नोट्स वगैरह भी तैयार करते रहिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।